बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, विफाकी बजट 2017-18 आज विफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने पेश कर दिया है। कुल हजम जो इस बजट का है वो 47 खरब 90 अरब रुपए का है। पहली बार ऐसा हुआ है पाकिस्तान की तारीख़ में कि मुसलसल पाँचवीं बार जो है वो एक मुंतखब वज़ीर आज़म के दौरे हुकूमत में एक मुंतखब जो हैं वज़ीर आज़म की जो काबीना है उनके एक वज़ीर ने ये बजट पेश किया है, वज़ीर ख़जाना ने। और इस हवाले से ज़ाहिर है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ये क्रेडिट तो ले ही रही है, लेकिन एक और क्लेम जो उनकी तरफ से किया जा रहा है पिछले बरस को लेकर बजट की अगर हम बात करें तो वो कहते हैं कि जी ग्रोथ रेट 5.3% रहा है। ये आदाद शुमार हमारे सामने इस हुकूमत की तरफ से रखे गए हैं, जबकि बहुत सारे ऐसे माहिरीन मौशियात इसकी नफ़ी करते नज़र आ रहे हैं, इस क्लेम को निगेट करते नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे अगर डॉक्टर हफीज़ पाशा साहब की यहाँ पर बात करें तो वो ये कहते हैं कि 5.3% नहीं 4.4% जो है वो ग्रोथ रेट है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोग जो इकॉनमी को समझते हैं, जो मईशत को समझते हैं, मिसाल के तौर पे सेनेटर सलीम मांडवीवाला की बात करें तो वो तो इस 4.3 को भी मानने को तैयार नहीं है। वो तो कहते हैं कि इससे भी कदरे कम ग्रोथ रेट हुआ है। बहरहाल हुकूमत जो बहुत सारे दावे कर रही थी उसमें एक दावा आज ये भी किया गया, बार बार इसहाक डार साहब ने इसका जिक्र किया कि आज के बाद अगर हम इस खित्ते को देखें या पूरी दुनिया की अगर बात करें तो पाकिस्तान की वो कहते हैं इकॉनमी बड़ी अच्छी हो रही है। और 13 साल के बाद यानी 2030 के अंदर वो कहते हैं कि दुनिया की जो 20 बड़ी मईशतें हैं उसमें पाकिस्तान का शुमार होने लगेगा। तो आज ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि ये दावा किस हद तक ठीक है। कुछ और जो इसके चेदा नुकात हैं उसमें यह कि सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में और पेंशन में 10% जो है वो इजाफा किया गया है। इसके अलावा जो मजदूर की कम से कम उजरत उसको बढ़ाकर 15,000 कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह हर साल बजट आने के बाद अवाम जो हैं वो यही सवाल करते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या है। का गोरख धंधा तो हमें नज़र आता है, लेकिन अगर वाकई में देखा जाए कि कौन से ऐसे ठोस इकदाम हैं जिससे अवाम को फ़ायदा पहुंच सकता है। कि मिसाल के तौर पे अगर एक खातून खाना ने घर चलाना है, किचन चलाना है, तो वो जो अशियाए खुर्दनोश हैं जिनका इस्तेमाल रोज़ाना की बुनियाद पर होता है, अगर हम उन्हीं की बात कर लें जिनमें दालें भी हैं, चीनी भी है, चावल भी है, आटा भी है, इन तमाम चीज़ों की अशिया में अगर एक माह की बात करें कि गुज़श्ता माह क्या थे और अभी क्या थे तो 73% इजाफा हुआ है। तो क्या हुकूमत ये क्लेम कर सकती है कि वाकई में एक गरीब आदमी को, एक आम आदमी को इससे ये फ़र्क पड़ेगा जो भी इन्होंने बजट अनाउंस किया है। और फिर जिस अंदाज में हम देखते हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो हमारे नौजवानों पर मुश्तमिल है और उनकी जो बेरोज़गारी है वो एक बहुत ही अहम मसला है, बहुत ही बड़ा मसला है, उसको संजीदगी से नहीं लिया जाता है। मिसाल के तौर पे यूथ अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें तो वो 30% है। जो डिमांड है हमारे यहाँ जॉब्स की वो एनुअली यानी सालाना तौर पे वो 30 लाख है। और अगर अभी हुकूमत 5.2 या 5.3% ग्रोथ रेट बताती है तो उसको सामने रखते हुए तो जो जॉब्स क्रिएट हो रही हैं वो 10 से 15 हज़ार के दरमियान हो रही हैं। जबकि अगर आपको 30 लाख जो कि ज़रूरत है जॉब्स की हमारे नौजवानों को वो चाहिए तो उसके लिए फिर आपको ग्रोथ रेट बढ़ाकर 7 to 8% जो है वो रिक्वायर्ड है। इसके अलावा अगर एक और बात करें सेहत, जो कि एक बहुत ही बड़ा शोबा है जिस पर काम करने की तवज्जो देने की ज़रूरत है। सेहत के हवाले से आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हम बहुत ज़्यादा बड़े बड़े दावे और क्लेम्स तो करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में 1500 लोगों के लिए इस वक्त अस्पतालों के अंदर एक बेड मुख्तस है। 1500 लोगों के लिए एक बेड है। एक्सपोर्ट्स हमारी जो हैं वो कम हुई हैं, उनमें 3 अरब डॉलर जो है वो कमी हुई है इस साल। जो डेफिसिट है, जो गैप आपको नज़र आता है अगर उसकी बात कर लें तो एक्सपोर्ट्स आपकी 21 अरब हुई हैं, जबकि आपकी इंपोर्ट्स बढ़ के 37 अरब जो हैं वो हुई हैं। और इसके अलावा 6 करोड़ पाकिस्तानी यौमिया 200 रुपये कमाते हैं। 24% पाकिस्तानी यानी कि तकरीबन 5 करोड़ पाकिस्तानी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं, जिसकी जानिब हम कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ये वो तमाम चीज़ें हैं आज जिन पर हम बात करेंगे कि हर साल की तरह बजट तो आ गया, बहुत अच्छे अच्छे दावे भी कर लिए गए, लेकिन जो बुनियादी चीज़ें हैं उनके लिए क्या किया गया है। और साथ ही साथ ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि पिछले साल भी हमने देखा था, उससे पिछले साल भी हमने देखा था कि बजट के बाद भी मिनी बजट्स आ रहे होते हैं बहुत ज़्यादा हुकूमतों की जानिब से। हर थोड़े अरसे के बाद जो है वो रिवाइज़ कर दी जाती हैं चीज़ों की कीमतें भी, जिससे आम आदमी जो है वो मुतासर होता है। आज इन तमाम चीज़ों का जायज़ा लेंगे। एक मुख्तसर सा वक्फ़ा और ब्रेक से वापस आएंगे तो मेहमानों का आपसे तारुफ भी कराएंगे और डिस्कशन को भी कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफजाल। बजट के हवाले से हम बात कर रहे थे और जहां पर मुख्तलिफ शोबों का जिक्र किया इंट्रो में, वहां पर आज जो डी चौक के अंदर हमने देखा है कि किसान जो मुजाहरे वहां पर करते हमें नजर आ रहे थे। पिछले दिनों हमने देखा कि उनकी जानिब से एक डिमांड ये सामने आई थी कि हुकूमत भारत के साथ तिजारत बंद करे क्योंकि उससे आपका अपना किसान मुतासर हो रहा है। अनफॉर्चुनेट है ये बहुत ज़्यादा कि हमारा जो ज़रई मुल्क है वहाँ पर ज़राअत का शोबा जिस कदर तेज़ी से तनज़्ज़ुली की तरफ जा रहा है और उस पर ठोस इक़दाम नहीं किए जा रहे। आज भी हमने देखा है कि किसानों की तरफ से बिलों में, खादों में सब्सिडी का मुतालबा किया गया, ज़राअत पर टैक्सेस ख़त्म होने चाहिए, ये एक मुतालबा सामने रखा गया, लेकिन उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। 180 से ज़ायद जो मुजाहिरीन हैं उनको अरेस्ट किया गया है आज के दिन में। मेहमानों से सबसे पहले आपका तारुफ करवा दूँ। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। डॉक्टर आबिद कयूम सुलेरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉलिसी इंस्टीट्यूट के। डॉक्टर साहब आपकी तशरीफ़ आवरी का भी बेहद शुक्रिया। मुस्तफ़ा साहब आपसे आगाज़ करते हैं, ये जो आज किसानों वाला हुआ, क्योंकि बहुत एक स्ट्रॉन्ग मैं देख रही हूँ कि रिएक्शन आया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, तो क्या वजह है कि किसानों की नहीं सुनी जा रही? आज डी चौक में हुआ, इससे पहले माल रोड में हमने देखा कि किसान अपना आलू प्याज फेंक के जो है हमें एहतजाज करता नजर आया था, उस वक्त भी नहीं सुनी गई। देखिए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि हुकूमत टोटली इंडिफरेंट हो चुकी है। हुकूमत की प्रायोरिटीज इस वक्त ये है कि हम सारा का सारा पैसा डेवलपमेंट में डालें। इस पूरे बजट में 2 ट्रिलियन रुपीस जो है वो टोटल आपका पीएसडीपी में चला गया। इलेक्शन ईयर है, वो चाहते हैं कि हम सारा का सारा पैसा जो है वो डेवलपमेंट वाली साइड पर और तरक्याती प्रोजेक्ट्स में लगाएं, और बाकी जितने सारे सेक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट की प्रायोरिटी नहीं है। किसानों को आप देख लें कि जब से पीपल्स पार्टी का दौर खत्म हुआ है, जब हम हुकूमत में आए थे 2008 में, तो उस वक्त गंदम का रेट 650 रुपये पर था, उसको हम उठा के 1300 रुपये तक ले गए। किसानों को बहुत मराद दी, क्योंकि एक ऐसा तबका है कि जो हमारी मैशत की बैकबोन है। इस वक्त जो सूरत हाल है उसके अंदर किसानों के लिए खाद महंगी है, इनपुट्स जितनी की जितनी है वो सारी की सारी उनके लिए महंगी हो गई है। पिछले 3 साल से कंटिन्यूसली नेगेटिव ग्रोथ आपका एग्रीकल्चरल सेक्टर दे रहा है। इस साल जो उसकी ग्रोथ की जो फोरकास्ट है गवर्नमेंट की फिगर्स पे तो हम यकीन नहीं करते, हमने तो उन्हें डिनाई किया है, लेकिन वो नेगेटिव है और -0.2% है। तो इन सारी चीजों को अगर आप मद्देनजर रखें और साथ फिर आप इंडिया से इंपोर्ट शुरू कर दें। इस वक्त हमारी जो सबसे बड़ी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड इंडस्ट्री है वो है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल मिलियंस ऑफ लोगों को जॉब्स देती है, लेकिन 500,000 लोग उसमें नौकरियों से हाथ धो बैठे हैं। सैकड़ों यूनिट्स बंद हो चुके हैं, और गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इंडिया से ड्यूटी फ्री कॉटन मंगा रही है। जो कॉटन ग्रोइंग एरियाज हैं वहां पर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट के अंदर मौजूद लोग, प्राइम मिनिस्टर और उनके फैमिली मेंबर्स जो हैं वो कॉटन ग्रोइंग एरियाज में शुगर मिल्स लगा रहे हैं। तो ये सारी चीजों को जब आप इकट्ठा एक्यूमुलेट करके देखें तो किसान के साथ आज का जो सलूक था, लोगों की रिजर्वेशंस होती हैं, उनकी जो भी आपके साथ शिकायत हैं या मुतालबात हैं, गवर्नमेंट का ये काम नहीं है कि उनको बिल्कुल उस दिन जिस दिन बजट पेश करने जा रही है उसी दिन उनके ऊपर वाटर कैनन का इस्तेमाल करें। किसानों के साथ गवर्नमेंट का एक स्पेशल रवैया होना चाहिए। आप अपने पड़ोस में देख लें, इंडिया में देख लें, उनकी बैठकर बात आराम से सुन लेते, बिल्कुल उनसे मुलाकात कर लेते हैं। एग्जैक्टली, लोग इस्लामाबाद 2-3 दफा हम भी हुकूमत में थे तो यहाँ पर तारुल कादरी साहब आ गए और बड़े दिन यहाँ पर बैठे रहे। एक तहम्मुल से हुकूमत को रिस्पॉन्ड करना है, हुकूमत ने बड़ेपन का सबूत देना है। अगर इसी तरह रिस्पॉन्ड किया और खुसूसन किसानों के साथ, तो ये शर्म का मुकाम है गवर्नमेंट के लिए कि बजाय उनके मसाइल हल करें, उनके ऊपर वाटर कैनन और आज जो गिरफ्तारियां हुई। डॉक्टर साहब, इस पे भी आपका तज्जिया चाहूंगी जो किसानों के साथ हुआ, बट ओवरऑल जो और खास तौर से जो क्लेम किया गया 5.3% ग्रोथ रेट हमें बताया गया, जिसको हफीज पाशा साहब कहते हैं कि इट्स 4.3%। पिछले साल भी यही हुआ था कि उन्होंने जो बताया था हुकूमत ने, डॉक्टर हफीज पाशा ने कहा कि इससे कम है। आपको क्या लगता है कि ये दावा वाकई गलत है जो हफीज पाशा साहब कह रहे हैं? मेरा ख्याल पहले किसानों से शुरू करें। देखिए, आज की स्पीच में 2 पॉजिटिव चीज़ें जो कि किसानों के लिए डार साहब ने कही, अगर वही चीज़ें जाके उनके जब वो मुजाहरा कर रहे थे उनको बता दी जाती तो मेरा ख्याल है सिचुएशन काफ़ी बेहतर हो जाती। अब देखिए, किसानों का है कि बाकी उनके तमाम जो मसाइल हैं उनका हल सूबाई हुकूमतों के पास है, चूँकि ज़राअत जो है एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है। फर्टिलाइज़र पे वो बात कर रहे थे जनरल सेल्स टैक्स की, और एक काफ़ी बड़ा रिलीफ हुकूमत ने या तो उस मुजाहरे के बाद दिया इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कि यूरिया खाद जिस पे कि 100 रुपया जो थी सब्सिडी दी जा रही थी, 5% जो थी उस पर वो था GST थी और उसकी कीमत 1400 रुपये थी, उसको फ्लैट रेट पे इंपोर्टेड यूरिया को 1000 रुपये पे कर दिया। यही चीज़ अगर किसान के नुमाइंदगान को बता दी जाती तो जी आप GST की बात कर रहे हैं, हम इसको कंसिडर कर रहे हैं, ना उनको फिगर बताते हैं, उनको ये कहते हैं कि जी कंसिडर कर रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्यों हुकूमत जो है वो अपने मसाइब में खुद इजाफा करना चाहती है। यानी बाद में वो हल भी दे देते हैं, दूध भी देते हैं और वो उसके साथ साथ बाकी जो अला बला है वो भी दे रहे होते हैं। तो ये दोनों चीज़ें इकट्ठी करके देने की कोई तुक नहीं बनती थी। इसी तरह से DAP जिस पे कि GST जो थी
उस पर सब्सिडी जो थी वो पहले 500 रुपया दी जा रही थी, उस पर 10% थी GST, उस पर भी कम कर दी गई है। और वो जो आज मुतालबा था किसान पैकेज, मशहूर ज़माना किसान पैकेज दिया ना, अनाउंस किया हुकूमत ने, नवाज शरीफ साहब ने, खुद वज़ीर आज़म ने किया, वो कहते हैं उस पर अमल दरामद ही नहीं हुआ। किसान आज आपका ये रो रहा है। वो किसान पैकेज जो था वो बहुत थोड़े से उसके लिए पैसे रखे गए थे और वो तकरीबन एक पायलट प्रोजेक्ट था। जैसा कि मैंने कहा कि ज़राअत चूँकि प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, इसको प्रोविंसेस को देखना है और किसानों के अक्सर मसाइल का हल जो है वो प्रोविंस के पास है। जब आप GDP की बात करते हैं तो पिछले साल की जो GDP थी, और अभी जो खोखर साहब भी जो फरमा रहे थे कॉटन के बारे में, कॉटन को इंडिया से इंपोर्ट करने की एक बुनियादी वजह ये भी थी कि पिछले साल हमारी कॉटन की जो फसल थी उसमें -22% का हमें लॉस हुआ था। इस दफ़ा कोई हुकूमती पॉलिसी ने काम नहीं किया, इस दफ़ा सिर्फ ये हुआ कि खरीफ में गर्मियों में बारिशें बेहतर हुई, कॉटन की फसल बेहतर होगी, और जब कॉटन की फसल, लेकिन वैसे डॉक्टर साहब ये कितना अलमिया है कि हमारे यहाँ हर दफ़ा जब भी हम इस किस्म की बात कर रहे होते हैं कि कहाँ हमने टारगेट अचीव किया, कहाँ हदफ अचीव नहीं किया, तो कहीं हम अपनी पॉपुलेशन को कसूरवार ठहरा देते हैं, कहीं मौसम को कसूरवार ठहरा देते हैं। मतलब अगर आप देखें जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उन्होंने कंट्रोल कर लिया ना मौसमी असरात को भी और पॉपुलेशन को भी, जैसे डायरेक्शन कोई देनी है। बिल्कुल बजा फरमा रहा हूँ, और यही मेरा इस वक्त आर्गूमेंट है कि जो तरक्की हुई है एग्रीकल्चर में, GDP में, वो किसी पॉलिसी की वजह से नहीं हुई, ना किसी किसान पैकेज की वजह से हुई है। वो इसलिए हुई कि फॉर्चुनेटली इस दफ़ा किसान को मौसम अच्छा मिल गया, खरीफ में पानी की अवेलेबिलिटी बेहतर थी और आपकी जो फसलें थी उन्होंने ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया। यहाँ तक बात है GDP के फिगर जो हैं वो कितने फज्ड हैं और कितने नहीं, मेरा ख्याल है जो हम GDP को मेजर करने का तरीका है वो हमें थोड़ा रिकैलकुलेट करना पड़ेगा। GDP में बहुत से ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि नहीं आते, मतलब ऊबर का दौर आ गया है, क्रीम का दौर आ गया है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का दौर आ गया है, ये सारी चीज़ें हमारे GDP को मेजर करने के पुराने स्टाइल में, उसमें मेथोडोलॉजी में, इज इट रियली 5.3%? इट वुड भी, अगर आप इनफॉर्मल को शामिल कर लें साथ में। यानी एक आर्गूमेंट ये भी है ना कि जितनी आपकी फॉर्मल GDP है उससे ज़्यादा आपकी इनफॉर्मल भी है। अब इनफॉर्मल किस तरीके से शामिल होती है, जब हम कहते हैं कि भेड़े बकरियां गधे घोड़े बढ़ गए, तो बेसिकली हम इनफॉर्मल GDP को शामिल कर रहे होते हैं। या जब हम ये कहते हैं कि सर्विस सेक्टर में बढ़ गए, तो बहुत से ऐसे लोग जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है सर्विस सेक्टर में, खा वो ब्यूटिशियन है, खा वो सैलून्स हैं, खा वो हमारी टेलरिंग इंडस्ट्री है, जितनी भी इंडस्ट्री सर्विस प्रोवाइड करती है उनमें से मेजॉरिटी डॉक्यूमेंटेड नहीं है। तो जहाँ पे ये फिगर फर्ज करते हैं बेसिकली वो, मैं उसको इसलिए मार्जिन ऑफ एरर जो पॉजिटिविटी का देता हूँ कि कहीं ना कहीं पे वो इनफॉर्मल इकोनॉमी को काउंट कर लेते हैं, राइट। किसानों की क्योंकि बात हो रही है हमारे यहाँ पे, जिस तरीके से अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, मुस्तफ़ा नवाज खोखर साहब ने भी कहा कि ये गलत रवैया है, और डॉक्टर साहब तो कह रहे हैं कि यही चीज़ पहले आप अगर किसानों से बात कर लेते, जो भी उनका वफ्द वहाँ मौजूद था, तो मुजाहरे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमारे साथ चौधरी अनवर साहब इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, जो कि चेयरमैन हैं पाकिस्तान किसान इत्तेहाद के। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। वालेकुम जी। वालेकुम चौधरी साहब, जिस तरीके से आज हमने देखा है कि मुजाहरा हुआ है आप लोगों का और वाटर कैनन का उस पर इस्तेमाल किया गया है, आप लोगों के कौन से मुतालबात थे जिनको नहीं सुना गया, या अभी आपको लग रहा है कि कोई रिस्पॉन्स आ रहा है हुकूमत की तरफ से, कोई सुनने को तैयार हुए हैं? जी, हमारा सबसे पहला मुतालबा ये है कि इस साल पाकिस्तान में गंदम की बड़ी भरपूर फसल हुई है, कम से कम हमसे गंदम तो खरीद लो। और किसान ऐसा है जिसका सिर्फ ना कोई कारोबार है, ना कोई उसकी दुकान है, ना उसकी कोई फैक्ट्री है, वो इसी फसल को बेच के अगली फसल पे खर्चा करता है। अगर उसकी गंदम ना खरीदी गई तो फिर वो अगली फसल कपास कैसे काश्त करेगा, चावल कैसे काश्त करेगा। हमारा पहला सबसे ये मुतालबा है कि कम से कम हमसे हुकूमत गंदम की खरीदारी का कोटा तो बढ़ाए। ठीक है, और दूसरा ये बताइएगा कि आप लोगों की तरफ से इस पर कोई बात हुई थी पहले किसी हुकूमती नुमाइंदे से, पंजाब हुकूमत से, या फिर यहाँ पर वफाकी हुकूमत से कोई आपको अश्योरेंसेस दी? देखो जी, मुझे 5 जगह रोका हुआ आज लाहौर में, 5 जगह नाके लगे हुए हैं। अच्छा, हमें लाहौर तक नहीं आने दिया गया। ओके। उकाड़े में नाका, साहिवाल में नाका, पतोकी में नाका, सुंदर में नाका, पुलिस बेबाहर रोड पे है, हमारे बंदे अरेस्ट हो गए हैं। तो आज हम लाहौर आना चाहते थे, हमें लाहौर क्या पतोकी से आगे तक भी नहीं आने दे रहे। ओके, ठीक है। तो ये बताइएगा कि आज जो बजट है आपने वो सुना है, आपकी नजर से गुजरा है? मैं तो सारा दिन रोड पे रहा हूँ। ठीक है, यानी वो आपको नहीं पता जो उन्होंने अनाउंस किया चीजें। ठीक है, तो अभी यहाँ पे बात हो रही थी कि जी यूरिया की बात कर लें, DAP की बात कर लें, तो वहाँ कहीं ना कहीं किसानों को फायदा देने की आज कोशिश की है डार साहब ने। तो आपको लगता है कि वाकई
सही मानों में ये फैसला किया गया है जिससे फायदा पहुंचेगा किसान को, या फिर सिर्फ ये भी एक जबानी कलामी दावा ही होगा? अल्लाह करे डार साहब कायम रह जाए, जो बातें कर रहे हैं उस पे कायम रह जाए। डार साहब की ये बड़ी मेहरबानी है। ठीक है, चलें, बहुत शुक्रिया। चौधरी अनवर साहब बात कर रहे थे, लेकिन मुस्तफ़ा ये जो इन्होंने बात किया ये मुझे समझ नहीं आई कि क्यों नाके क्यों लगाए में, क्यों रोक क्यों रहे हैं इनको, वो जो मुजाहरे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं आप तो लाहौर भी नहीं पहुंच पा रहे। देखिए अब इशू ये है कि पूरा पंजाब जो है, जो किसानों को प्रॉब्लम्स हैं, 2-3 दफा पहले भी वो अपना एहतजाज रख चुके हैं और हर दफा गवर्नमेंट ने इनके साथ ये किया कि बजाय उनकी आवाज को सिंपैथेटिकली सुने, उनके साथ हमेशा ये स्टेट हाई हैंडेडनेस करता है और उसके बाद उन्हें जगह जगह नाके लगा के रोक लिया जाता है ताकि वो एक जगह पे इकट्ठे होकर एहतजाज ना कर सकें। लेकिन बार-बार वो किसी न किसी तरीके से इस्लामाबाद पहुंचे, जितने पहुंच सके उन्होंने यहाँ पर आकर अपनी बात करने की कोशिश की और फिर जो उनके साथ शर्मनाक अमल हुआ वो हम सब ने देखा। देखिए सादिया, मैं एक पाकिस्तानी शहरी की हैसियत से, ठीक है, एक आम आदमी की हैसियत से बजट एक आम आदमी किस तरह देख रहा है। देखिए मैं अगर एक आम आदमी हूं, अगर मैं नौजवान हूं तो मेरे पास रोजगार नहीं है। अगर मेरे पास रोजगार है तो वो इतना नहीं है कि मैं उससे, अगर मेरे घर के अंदर बीमारी आ जाए तो मैं किसी अच्छे जगह उसका इलाज करा सकूं। सरकारी अस्पताल ओवरबर्डन्ड, वहां पर जो हालत है लाहौर जैसे शहर में, दारुल खिलाफे में, इस्लामाबाद में आप पिम्स में चली जाएं, पॉलीक्लिनिक में चली जाएं, तो वहां पर जो अस्पतालों की हालत है वो आपके सामने है। एक बिस्तरा है और 4-4, 5-5 मरीज हैं। फिर उसके बाद अगर मैं अपने बच्चों को तालीम दिलाना चाहता हूं तो सरकारी स्कूलों का कोई हाल नहीं, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहां पर मेरे लिए फीस देना बहुत मुश्किल है। तो ये अगर एक आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखें तो गवर्नमेंट ने तो इस टोटली मेस्ड अप द सिस्टम। अगर इस वक्त पाकिस्तान जो है, वजीर खजाना कहते हैं कि 2020 में पाकिस्तान वुड बी वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड, मैं कहता हूं कि 2020 में पाकिस्तान वुड बी वन ऑफ द मोस्ट डेट रिडन इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। कि हमारे यहाँ एक्सटर्नल डेट और इंटरनल जो गवर्नमेंट ने बोरिंग की है, अगर आप उसकी फिगर्स देखें तो होश रुपए हैं। 2013 में हमारी जो कोताहियां गलतियां हम उन्हें तस्लीम करते हैं, ये नहीं कि हम सिर्फ क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म कर रहे हैं। 2013 में जो पर हर आदमी के ऊपर जो कर्जा था वो तकरीबन $78 था। आज वो बढ़ के तकरीबन $111 पे चला गया, $65 बिलियन, और अब तकरीबन आपका जो एक्सटर्नल डेट है वो $72 अरब पे चला गया। ये कौन उतारेगा? ये कर्जे लिए जा रहे हैं। फिर उसके बाद एग्रीकल्चर की सूरत हाल आपके सामने है, टेक्सटाइल की सूरत हाल आपके सामने है, सैकड़ों यूनिट्स बंद हो चुके हैं। सर्कुलर डेट, अब ये गवर्नमेंट के दो बहुत बड़ी बड़ी पेमेंट्स हैं जो गवर्नमेंट ने करनी है। सर्कुलर डेट के लिए 400 अरब रुपया गवर्नमेंट के पास कहां से आएगा? जो एफबीआर ने रिफंड्स करने हैं वो रकम तकरीबन 250 अरब रुपए तक पहुंच चुकी है। पीआईए के जो खसारे हैं वो सैकड़ों अरब में जा चुके हैं। पीआईए की मैनेजमेंट ठीक नहीं हो रही, स्टील मिल्स बंद हो चुकी है। तो गवर्नमेंट एक तरफ इतने बड़े बड़े बिल्कुल सफेद हाथी बनते चले जा रहे हैं आपके इदारे जो हैं, वहां कहीं पर भी आपको प्रॉफिट नजर नहीं आ रहा, काम करते नजर नहीं आ रहे। फिगर फजिंग है। अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को इकोनॉमी उसके अंदर डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी में लाने के लिए जो एमनेस्टी स्कीम्स लेकर आए वो सारी फेल हुई। 5वां बजट ये पेश कर रहे हैं और 5वें बजट में आज तक एनर्जी क्राइसिस भी ये रिजॉल्व नहीं कर सके। ठीक है, एक मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे तो यहाँ पर जो नुकात उठाए गए हैं, जिस तरीके से कि जो कर्जे लिए हैं वो कौन उतारेगा, उस पर कोई काम नहीं हो रहा। जिस तरह अभी मुस्तफ़ा साहब बता रहे थे कि $78 से $111 तक जो है वो एक शख्स पर कर्जा जो है वो चला गया इस वक्त। और तालीम और सेहत के शोबे जो बहुत ही बुनियादी और अहम शोबे हैं, उसके लिए क्या खातिर खा इक़दाम हुए हैं, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। विफाकी बजट 2017-18 पर हम बात कर रहे हैं। कैसर शेख साहब इस वक्त इस्लामाबाद स्टूडियो में हमें ज्वाइन कर चुके हैं, MNA हैं और चेयरमैन हैं नेशनल असम्बली की जो स्टैंडिंग कमेटी है फाइनेंस और रेवेन्यू की। बहुत शुक्रिया शेख साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। सर ये फरमाइएगा कि इस पर ज़ाहिर है दावे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, फिगर स्टैटिस्टिक्स आदाद शुमार बहुत ज़्यादा हम सुन रहे हैं। कहीं पर आप कहते हैं 5.3% ग्रोथ रेट रहा, उसकी नफ़ी करते हैं हमारे माहिरीन मौशियात और कहते हैं कि जी 4.3-4.4% से नहीं बढ़े आप लोग। लेकिन सर इन तमाम चीज़ों पर जाने से पहले आज जो यहाँ डी चौक में किसानों के साथ सलूक रवा रखा गया है, क्यों किया ये हुकूमत ने? इसकी क्या ज़रूरत थी? मेरे ख्याल में जानबूझ के किसानों को किसी पार्टी ने भेजा, क्योंकि उनको पता चल गया था कि हम किसानों के लिए बहुत बड़ा एक इंसेंटिव दे रहे। और मेरे ख्याल में, मुझे याद नहीं है क्योंकि आज से 4 साल पहले जब हमारी हुकूमत ने टेक ओवर किया तो उस वक़्त किसानों के लिए कर्जा जो था पूरे मुल्क का 370 अरब रुपये था।
आज के बजट में हमने उसको 1000 अरब रुपए से बढ़ा दिए, यानी 3 गुना 4 सालों में। और ये कर्जा कभी हुआ नहीं, इतना ज़्यादा लोन, और उसको सॉफ्ट टर्म्स पे, और किसानों के लिए जो कुछ पिछली बार हमने किया है, और उसी की वजह से एग्रीकल्चर में ग्रोथ आई है और बहुत बेहतरी हुई है, तो किसानों को तो उसका फायदा हो रहा है। तो एग्रीकल्चर में आप कह रहे हैं बेहतरी आई है? बहुत बेहतरी, एग्रीकल्चर की बेहतरी की वजह ही से किसान तो ये रोना रो रहा है कि जी इन्होंने भारत के साथ तिजारत शुरू कर दी है, हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनको कोई खरीदने वाला नहीं है, मार्केट नहीं मिल रही है। देखिए, मैं एमएनए हूँ और मेरा हल्का 65% रूरल एरिया है। मैं रोज़ उधर होता हूँ, रोज़ उन किसानों से मेरा इंटरेक्शन है। देखिए, ये आज जो किया गया है, देखिए हमारे यहाँ ये पॉलिटिक्स, जब सारा साल मैं उनके लिए लड़ता रहा हूँ, हमारी स्टैंडिंग कमेटी में ये चीज़ रिकॉर्ड की है, आप खुद अखबारों में और हर जगह आपने कवर किया, हम स्टेक होल्डर को भी बुलाते हैं स्टैंडिंग कमेटी में। तो मैंने अपनी स्टैंडिंग कमेटी में ये कहा है कि जो मार्कअप रेट है किसान के लिए ज़्यादा था 14%, हमने कहा कि हमें इंडस्ट्रियलिस्ट को आप कम रेट पे देते हैं। अच्छा। और किसान को ज़्यादा रेट पे देते हैं, छोटे किसान हैं हमारे, तो वो तो अफोर्ड नहीं करते। फिर मैंने उनके लिए मंगाया, श्रीलंका के रेट मंगाए, मैंने इंडिया के रेट मंगाए, मैंने बांग्लादेश के रेट मंगाए उनसे, वो सब 7-8%। अच्छा, तो आप ये कहते हैं कि जो आज मुजाहिरीन थे वो किसी ना किसी पॉलिटिकल एजेंडा के तहत मेरा ख्याल, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने उनको वर्गला के भेज दिया। देखिए ना, मैं कहता हूँ आज 2 घंटे, मैं कहता हूँ जब उनके लिए इतना बड़ा हम इंसेंटिव दे रहे, इस 4 हफ्ते पहले आ जाते कुछ होता, जब उन इतना बड़ा हम पैकेज दे रहे हैं, तो 2 घंटे पहले ही उनको याद आया कि ये, उससे पहले किधर थे ये, मुझे नहीं पता क्या थे। अच्छा, लेकिन वैसे मैं तो एक आपको अंदाजा बता रहा हूँ, भी हम सुन रहे थे ये चीजें मेरे अपने प्रोग्राम में, जब हम उनको दे रहे थे, हम उन्हीं के लिए इस बार तो हम काम ही उन्हीं के लिए कर रहे थे इस बार, और तय था, और मैंने अनाउंस कर रखा था, हमने उनको कहा था, हमारे 21 मेंबर हैं नेशनल असम्बली के, एमएनए हमारी कमेटी के, उसमें पीटीआई के भी हैं, उसमें पीपल पार्टी के भी हैं, सब ने यूनानिमस ये फैसला किया था, और हमने रिकमेंड किया हुआ है कि हम किसानों के लिए कम रेट पे करवाएंगे, और ये बहुत सख्त उसमें बातें हुई, असम्बली में भी कॉल अटेंशन हुई। ठीक है, तो आप कह रहे हैं आपने स्टैंडिंग कमेटी में मेक श्योर किए ये चीजें, बट ये आज हमारे आज हुआ, हमें तो बड़ी खुशी है। 2 बातें हुई ना, एक तो उनका रेट मार्कअप कम हुआ और बहुत ही कम हुआ, और दूसरा ये हुआ कि इतना बड़ा बढ़ाया गया कि पिछले साल उनको कर्जा मिला है कोई 700 अरब रुपए, और इस साल हमने 40% बढ़ा के 1000 अरब रुपए। चलें सर, वो अल्लाह करे कि वो जो किसान है आपका वो भी मुतमईन हो जाए इन इक़दामात से। अब अगर कोई डॉक्टर साहब, अगर मैं आपसे जान सकूं कि इस बजट में आपकी नज़र में पॉजिटिव चीज़ें क्या हैं, क्या ऐसा हुकूमत ने अनाउंस किया है जिससे वाकई एक आम आदमी को फ़ायदा पहुंच सकता है, या आप देख रहे हैं कि जी क्योंकि एक जिसको कामयाबी गिनवाया जा रहा है कि मुसलसल 5वीं बार इस हुकूमत का ये बजट हमारे सामने आ गया है, अगले इलेक्शन को सामने रख के क्या चीज़ें की गई हैं, या बाकी आम आदमी की ज़रूरियात को सामने रखा गया? देखिए, जहाँ तक आम आदमी का सवाल है और उसकी ज़रूरियात का सवाल है, तो मेरा ख्याल है वो फेडरल बजट के मैंडेट से बहुत सी चीज़ें निकल चुकी हैं। आम आदमी को कंसर्न है जी बिजली का बिल क्या होगा, उसका कंसर्न होता है गैस का बिल क्या है, उसका कंसर्न होता है पेट्रोल, डीजल, मट्टी का तेल, ये सारी चीज़ें जो है अब ये नेपरा तय कर रहा है, ये चीज़ें ओगरा तय कर रहा है, ये चीज़ें जो हैं वो बजट के मैंडेट से निकल गई, और हर महीने इनमें उतार चढ़ाव जो है वो आता रहता है। आम आदमी का कंसर्न उसकी तनख्वाह से है, तनख्वाह 20,000 भी कर दें मिनिमम वेजेस, लेकिन फिर देखना यह है कि हमारी इकॉनमी में, जो कि मेनली अनडॉक्यूमेंटेड इकॉनमी है, कितने लोग ऐसे हैं जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स मौजूद हैं जॉब के, ताकि उनको वो जो मिनिमम वेज है वो एप्लीकेबल हो सके। यहाँ पे तो कॉन्ट्रैक्ट्स ही लोगों के पास नहीं होते हैं, बड़े बड़े अदारे जो हैं वो कॉन्ट्रैक्ट्स पे नहीं रखते हैं, तो ये तो कुछ स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं जो कि बजट में नहीं आते हैं। जब हम बजट की बात भी करें तो पिछले 10-15 साल के अगर आप बजट उठा के देख लें, तो जो एक फार्मूला है वो फार्मूला इस बजट में भी मुझे नज़र आ रहा है मेरे सामने इस वक्त। तो ये बजट ब्रीफ डॉक्यूमेंट जो है ये पड़ा हुआ है, जो सूबों को देने के बाद वफाकी हुकूमत के पास जो टोटल पैसे बचेंगे वो बचेंगे 2926 रुपये, 2926 अरब रुपए। ठीक है, 2926 अरब में से 1363 अरब रुपए जो हैं वो कर्जों के सूद में चले जाएंगे, 920 अरब जो हैं वो चले जाएंगे दफा में, तो यानी वफाकी हुकूमत के पास टोटल 640 अरब रुपए बचते हैं, जिसमें उसको पेंशन्स भी देनी है, जिसमें उसको सिविल गवर्नमेंट भी चलानी है, जिसमें उसको 1 ट्रिलियन की PSDP भी चलानी है, जिसमें उसको प्राइम मिनिस्टर के जो ग्रांट्स हैं वो भी करनी है, सब्सिडीज़ भी देखनी है, सर्कुलर डेट भी उतारना है, हर चीज़ करनी है। 2000 अरब रुपये का 1826 अरब रुपये का डेफिसिट है जो आज का बजट इस वक्त जो डॉक्यूमेंट बता रहे हैं। ठीक है, तो ये इस हुकूमत की, यानी पिछली हुकूमतों की भी और इस हुकूमत की भी, और मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि हिस्टोरिकल ट्रेंड हमारा चल रहा है, जब आपके पास आमदनी कम है, आपके पास अखराजात ज़्यादा है और आपको चादर से पाँव निकालने हैं, तो फिर हर सेक्टर जो है वो अफेक्ट हो रहा होता है। इसमें आपको कुछ बेसिक
रिफॉर्म्स लाने की जरूरत है, जो कि एक साल में अब आखिरी साल में PMLN गवर्नमेंट। सही है, यानी ये तो फिर हम पिछले 4 सालों से चीखते हुए आ रहे हैं ना कि जी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स आपको हर तरह की चाहिए। जब तक आप इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं, मेरे ख्याल में जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म इसमें इकोनॉमी के हवाले से है वो इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट करना। जब तक आप इकोनॉमी को डॉक्यूमेंट नहीं करते तब तक आपका रेवेन्यू बढ़ ही नहीं सकता है। अगर मुझे ये आज़ादी है कि मैं बेनामी अकाउंट खोल सकता हूँ, अगर मुझे ये आज़ादी है कि मैं 4, 5, 6, 7 करोड़ जितना भी चाहूँ बैंक से कैश में उठा के ले आऊँ और उसमें कैश ट्रांजैक्शन कर सकता हूँ। आप किसी भी महज़ब मुल्क में चले जाइए जहाँ पे हम टैक्स टू GDP रेशो 40-50% की बात करते हैं, वहाँ पे आप 50 पाउंड से ऊपर का कैश ट्रांजैक्शन करते नहीं है। वो तो हर चीज़ क्रॉस चेक पे होती है और क्रॉस चेक इज़ एक्सेप्टेड एज कैश। हमारे यहाँ क्रॉस चेक का कॉन्सेप्ट, और अगर आप इसको करना शुरू कर दें तो तब शायद FBR के पास भी डाटा है। तो टैक्स नेट को बढ़ाने के लिए या लोगों को इसमें लाने के लिए क्या किया गया, इस पे मजीद भी बात करेंगे। लेकिन मुस्तफ़ा साहब ये बताइएगा, ये जो आज इसहाकडार साहब दावा कर रहे थे कि जी 2030 तक यानी आज से 13 साल बाद पाकिस्तान जो है वो दुनिया की 20 बड़ी मौशी ताकतों में, मईशतों में उसका शुमार हो जाएगा। इस पर मैं देख रही थी कि जी वो कैसे होगा कि जी आबादी के लिहाज से ये चीज़ कैलकुलेट की जाती है। तो इसमें थाईलैंड जो है वो नीचे चला जाएगा, नाइजीरिया जो है वो नीचे चला जाएगा, 1-2 और ममालिक का इसमें जिक्र था कि उस सूरत में आप 20 ममालिक में आते हैं। तो ये फिर अवाम से झूठ बोला जा रहा है और हकीकत जो है वो नहीं बताई जा रही है। आबादी के तनासुब से, आबादी के लिहाज से कैलकुलेट होता है। यानी सुनिया ओजन गलियां ते विच मिर्जा यार फिरे। चलें, देखिए गुजारिश ये है कि हमें अपनी, जिस तरह डॉक्टर साहब जिक्र कर रहे थे, जो बुनियादी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हैं वो जब तक हम ठीक नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। पाकिस्तान का जो पोटेंशियल है, हम सब इस बात पे एग्री करते हैं कि वो पोटेंशियल इससे कहीं ज्यादा है। अब पहली दफा ऐसा हो रहा है कि पाकिस्तान में जो जियो पॉलिटिक्स है, जियो इकोनॉमिक्स, उसके ऊपर सुपीरियरिटी लेती जा रही है। अभी हमने सारी चीजों को, अगर आप टैक्स टू GDP रेशो, अभी FBR का जिक्र हो रहा था, तो आप देखें कि अफ्रीका के ममालिक जो हैं कई, उनकी और पाकिस्तान की टैक्स टू GDP रेशो बराबर है। अब उस मुल्क में टैक्स कल्चर किस तरह आप प्रमोट करेंगे जब आपके हुक्मरान जो खुद टैक्स पेइंग के हवाले से जो उनके ऊपर एलिगेशंस हैं और जो अभी सारा मामला चल रहा है, जब आपकी टॉप डाउन अप्रोच में अगर आप देखें चीजें ठीक हुक्मरान नहीं अपने आप को करेंगे तो अवाम क्यों टैक्स देंगे? फिर अवाम को आप टैक्स देने पे किस तरह से माइल करेंगे जब वो देखेगा कि मैंने अस्पताल में जाना है, मैंने बिस्तरा लेना है, अगर मैं बीमार हूं तो उसके लिए भी मैंने वहां पर पैसे देने, अगर मैंने बच्चा स्कूल में दाखिल कराना है तो उसके लिए भी मैंने पैसे देने, अगर मैंने किसी और जगह जाकर, कोई भी जिस जगह रियासत का वास्ता पड़ता है आम आवाम से, आम आवाम का वो खून चूसती है, तो वो किस तरीके से आप उसको माइल करेंगे कि उसी रियासत को जो उसका खून चूस रही है उसको वो टैक्स दे? तो इसके लिए हमें कॉम्पिटेंट एंड क्लीन लीडरशिप जो है वो इम्पेरेटिव है। ट्रस्ट डेफिसिट है बुनियादी तौर पे। और फिर ऐसा भी है कि यहाँ पर देखिए में बैठे लोगों पर एग्जैक्टली, और फिर यहाँ पर लोग टैक्स देते भी। अब आपकी ये जो सारा आपका ये सारा निजाम है, इस सारे निजाम में 1 मिलियन तो आपका टैक्स पेयर है, 10 लाख लोग, 11 लाख लोग टैक्स पेयर है। 20 करोड़ की आबादी में 11 लाख का टैक्स पेयर होना और सारे मुल्क को चलाना, आखिर लोग टैक्स दे भी रहे हैं, लेकिन फिर उनके टैक्स के पैसों के साथ हो क्या रहा है? मतलब उसमें ये कि आप उनको फिर एक्स्ट्रा कौन से स्पेशल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस देते हैं। लोग देखते हैं कि जी अगर 60 साल के बाद, 70 साल के बाद हमें कोई हेल्थ के शोबे में कोई बेनिफिट्स मिल जाए, कोई यहाँ पर बेनिफिट नहीं है, औलाद के लिए मिल जाए, वो चीजें जो टैक्स दे रहे हैं उसी के ऊपर मजीद टैक्सेशन करनी है इन्होंने, उसी को मजीद उन्होंने तंग करना है, उसी के ऊपर टैक्स बढ़ा देना है। मैं जरा एक ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापस आते हैं तो जो टैक्स के हवाले से हम यहाँ पे बात करें शेख साहब से उसका जवाब लेते हैं राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। जी वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। ड्यूरिंग ब्रेक भी डॉक्टर साहब की और कैसर शेख साहब की जो बजट डिस्कशन है वो जारी है। बहरहाल टैक्स के हवाले से जो हमने बात करनी थी कि जी टैक्स नेट में बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं, पाकिस्तानी अवाम है जो नहीं आते हैं। यानी मिसाल के तौर पे 70 मिलियन का फिगर दिया जाता है, 7 करोड़ का दिया जाता है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स पे कर रहे हैं GST की सूरत में, किसी भी कमोडिटी की खरीदारी की सूरत में। और डायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो 17% लोग भी पे नहीं कर रहे। इस वक्त ये सूरत हाल है। शेख साहब ये बताइएगा किस तरीके से आप लेकर आएंगे टैक्स नेट में? इस पे हमने देखा था कि ताजरों की तरफ से भी तहफुजात का इजहार आया था, उन्होंने कहा कि जी तरीक़ाकार आसान होना चाहिए, वो नहीं किया गया। वो अपने रिजर्वेशंस का इजहार करते हैं और जो ऑलरेडी पे कर रहे हैं टैक्स, उनको कौन सी मुराद मिलती हैं? जी देखिए, ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं। देखिए पहले तो मैं आपको ये बताऊं, मैं 51 ईयर से बिजनेस में हूँ
30 साल पहले मैं कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री का प्रेसिडेंट था। हमेशा यही मैं देख रहा हूँ कि जो बजट आता है, जो हुकूमत मुखालिफ होती है, वो कहते हैं इससे बुरा बजट आया ही कोई नहीं। जो हुकूमत बजट देती है, एक बजट भी ऐसा नहीं हुआ कि कभी किसी ने कह दिया कि अच्छा है। और हुकूमत यही कहती रहती है कि नहीं जी ये तो एक जनरल मैंने बात कर अच्छा ये तो मैंने जनरल, तो इसलिए ये अभी भी यही हो रहा है, कोई नई चीज़ नहीं हो रही। जो 51 साल से मैं देख रहा हूँ, 51 साल, एक साल आप एक्सेप्शन मुझे बता दें, चलो उसको तो छोड़ दीजिए। अब बात ये कि हम स्टैंडिंग कमेटी फाइनेंस में हमारा मेन काम ही यही था मेरा, मैंने आके अपनी कमेटी में ये किया कि डायरेक्ट टैक्स को हम बढ़ाएं। और डॉक्टर साहब ये बात को बड़े काबिल लोग हैं हमारे साथ, ये अप्रिशिएट करेंगे। देखिए इससे पहले प्रॉपर्टी पे टैक्स ही नहीं था। जितनी हुकूमतें आई ना, 2016 में पहली बार, मैंने 2015 में हमने कहा कि प्रॉपर्टी पे टैक्स करो। कराची की फेयर 8 का जो 12 करोड़ रुपए का प्लाट था वो 10 लाख रुपए में ट्रांसफ़र हो रहा था। 11 करोड़ 90 लाख उसमें या तो करप्शन की रकम थी, या ब्लैक की रकम थी, या अंडर इन्वेस्टिंग की थी, या बाहर से रेमिटेंस होके आई थी। हमने आके किया, हमारी हुकूमत ने 10 लाख से 2 करोड़ तो हो गया डीसी वैल्यू। फिर हमने कहा नहीं, हम डीसी वैल्यू को नहीं मानते। ये एफबीआर ने पूछा कि पैसा आपके पास कहाँ से आया, इससे पहले कुछ भी नहीं था, मैंने आके करवाया, मेरी कमेटी ने, एफबीआर ने भी नहीं किया। मैंने उनसे कहा कि करना पड़ेगा आपको। अच्छा तो ये हुआ। अब हमने 6 करोड़ रुपया पिछली बार कहा कि ये एफबीआर की वैल्यू करो 10 लाख की बजाय। तो ये जितना टैक्स आया वो डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है? जो पहले 10 लाख पे आ रहा था टैक्स, अब वो 6 करोड़ पे आ रहा है। अच्छा ये किसी ने गौर ही नहीं किया, इतना बड़ा प्रॉपर्टी का बिजनेस। और लोग कह रहे हैं नेट। अच्छा मैं अब सबसे बड़ी बात आपको जो बताना चाहिए, पता नहीं क्यों ये जो बहस हो रही है उसको या तो उस तरफ तवज्जो नहीं कर रहे, या फिर जानबूझ के उसको तजाहिल आरफाना कहते हैं समझते हुए। मैं आपको बताऊं क्या हुआ। इससे पहले बैंक ट्रांजैक्शन पे कोई टैक्स ही नहीं था। खरबों रुपए की बैंक ट्रांजैक्शन है, कोई टैक्स नहीं था। मैं माल बेचूं ना किसी को 1 करोड़ रुपए का, और नॉन फाइलर मुझे 1 करोड़ रुपए का ड्राफ्ट लगाए या टीटी लगाए। तो अभी भी आपने किया ना नॉन फाइलर के लिए, तो मैं आपको बताऊं वो भी हमने ये जो एफबीआर वाले, मैं एफबीआर को बोल, बस मुझे 1-2 मिनट दीजिए, मैं लंबी बात नहीं करूं। मैंने एफबीआर वालों से कहा कि आप इतनी करोड़ों रुपए की तनख्वाह लेते हैं, आप क्यों नहीं ये पकड़ते नए बंदों। उन्होंने ये नया पराल का सिस्टम निकाला था तनख्वाहें बनाने के लिए। पराल निकाला और पढ़े लिखे चार्टर अकाउंटेंट बता रहे थे हमारे पास, हम तो कारोबारी बात प्रैक्टिकल बोलते हैं ना, पढ़े लिखे लोगों ने ये बताया जिसका बड़ा घर है उसको नोटिस भेज दो, जिसका कोई अच्छे स्कूलों में पढ़ता है उसको नोटिस भेजो, जो बाहर ट्रैवल करता है। अच्छा करोड़ों रुपए की तनख्वाह हो गई उनकी, टका एक नहीं मिला टैक्स का। मैंने कहा मैं आपको चूरन देता हूँ, 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं लूँगा। और 30 अरब रुपया मैंने नए टैक्स पेयर से लिए। अभी मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूँ। मैंने ये कहा कि जो बैंक में ट्रांजैक्शन कर रहा है उसको तो आप पता ही नहीं करते, या वो फाइलर बन जाए और या फिर आप तो इस दफा जो आपका टैक्स वसूली के अहदाफ हैं 30 करोड़ नहीं, मैं आप पूछ रही थी ना, आप पूछ रही थी मुराद की, मैंने सर बात की थी कि मैं आपको नहीं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। मैं नए फाइलर की बात कर रहा हूँ कि हमने कैसे उनको लिया। हमने तमाम इनको बैंक ट्रांजैक्शन वालों को वो सारे नए टैक्स फाइलर। अच्छा अब फाइलर की बात हुई, अक्सर ये कहा जाता है फाइलर नहीं बढ़े। देखिए हमारे यहाँ 10 लाख लगभग फाइलर थे टैक्स देने वाले, उसमें से 6.5 लाख तो हुकूमत के थे जैसे सैलरी वाले, कुल 3.5 लाख थे। 3.5 लाख के अब 4.5 करोड़ 4.5 लाख हो गए हैं। ये इन्हीं हमारे स्टेप की वजह से। तो 25% आप कहते हैं कि बढ़ गए, लेकिन वो जो मुस्तफा ने बात मामूली नहीं बढ़े। मेरा कहना देखो ना, इस पे क्यों नहीं लोग फिर मान नहीं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि बार बार यही डिस्कशन हर चैनल पे हो रही है, और 3.5 लाख की बजाय 4.5 लाख हो जाना, एक साल में 25% बढ़ जाना, वो एक्नॉलेज क्यों नहीं करते? या कहें कि हुए हैं बड़े हैं या कहें नहीं बड़े। और वो नए टैक्स पेयर आए तो एनर्जी क्राइसिस की बात की थी, क्योंकि वो भी एक अहम नुक्ता है। आज जिस तरीके से हम देख रहे थे कि मुख्तलिफ डैम्स के लिए रकम मुख्तस की गई है। एक और चीज़ भी जो हुकूमत की तरफ से कही जाती है, जो कमर्शियल सेक्टर है उसको बिजली पूरी मिल रही है। तो अगर वाकई में बिजली पूरी मिल रही है, आपकी सनत चल रही है, तो फिर ये जो एक्सपोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं ये इतनी ज़्यादा क्यों घटी हैं? एक्सपोर्ट्स 21 अरब और इम्पोर्ट्स आपकी 37 अरब। इम्पोर्ट्स में इजाफा हो गया, 3 अरब डॉलर कम हुई है एक्सपोर्ट्स इस साल। 2013 में एक्सपोर्ट्स थी 25 अरब और 25 अरब डॉलर, और इस वक्त आपकी एक्सपोर्ट्स हैं लगभग 20 अरब डॉलर। तो ये 4 अरब डॉलर, 4 कुछ अरब डॉलर का इनको फर्क है। अब गुजारिश ये है कि आपकी बड़ी एक्सपोर्ट्स हैं क्या? आपकी 5 बड़ी एक्सपोर्ट्स हैं। आपकी राइस बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है, आपकी लेदर बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है, आपकी टेक्सटाइल बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है। तो अब अगर इसका एक्सपोर्ट्स कम हो रही है तो इसका मतलब है ये सारी इंडस्ट्रीज ठीक परफॉर्म नहीं कर रही हैं। अब उसके साथ एनर्जी क्राइसिस का जो आपने जिक्र किया, 400 अरब रुपए
क्रॉस कर चुका है इस वक्त सर्कुलर डेट। एनर्जी क्राइसिस जहां पे भी आप उसकी गुफ्तगू करेंगे सर्कुलर डेट बीच में आ जाएगा। जैसे ही ये हुकूमत में आए, इन्होंने आते साथ रातों रात तकरीबन 380 अरब रुपए की एक बहुत ही मुतनाज़ा तरीके से इन्होंने हस्बे मंशा इन्होंने सर्कुलर डेट की पेमेंट्स की और 400 अरब पे अब फिर वो पहुंच चुका है। अब मंशा पे जोर था तो शायद डॉक्टर साहब भी मुस्कुरा गए। अच्छा। एक मकसद, एक पैगाम कन्वे करना था। ठीक है। अब 400 अरब पे वो फिर पहुंच गया। अब वो 400 अरब हुकूमत के पास देने के लिए है ही नहीं। जो इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स हैं, आज से 1 महीना पहले मुल्क के अखबारात में उनके खिलाफ इश्तिहारात लगाए हुकूमत ने कि अगर आपने बिजली उस तरह प्रोड्यूस ना की, हालांकि गवर्नमेंट ने उनके पैसे देने, अगर आपने ना की तो हम आप पर FIR दर्ज करके आपको अंदर करेंगे। तो ये सारी जब सूरत हाल अगर आप कलेक्टिवली देखें तो हुकूमत ने 400 अरब एनर्जी सेक्टर में देना है, 300 अरब रुपए के खसारे हैं PIA के, और उसके बाद 250 अरब रुपया इन्होंने रिफंड्स में देना है। तो ये रकम तो इनके पास है ही नहीं, तो ये कहां से देंगे? ये कहां से देंगे? क्योंकि सारा का सारा पैसा जो है वो इस वक्त जा रहा है आपके PSDP में, PSDP के बाद आपके डेट सर्विसिंग में। 60% आपका जो GDP का वो है वो आपका लोन्स में चला गया। तो फिर पीछे पैसे बचे कहां पर? सही है। मैं डॉक्टर साहब, ये जो अभी हम बात कर रहे थे एनर्जी क्राइसिस के हवाले से, और साथ ही साथ जो एक दो अहम नुकात जो मुस्तफ़ा ने रेस किए थे तालीम और सेहत के, उनके हवाले से जो चीज़ें पिछले साल की गई या अभी जो टारगेट सेट किए गए हैं, आप मुतमईन हैं? यूथ अनएम्प्लॉयमेंट 30% वो देख रहे हैं हम, डिमांड जो है सालाना जॉब्स की वो 30 लाख है। कैसे देंगे आप नौजवानों को? आपका पढ़ा लिखा तबका जो है वो बेरोजगार घूम रहा है। मॉरली तो शायद फेडरल गवर्नमेंट उसका जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग फेडरल गवर्नमेंट जब तालीम और सेहत की बात करते हैं तो स्वाय जो वफाक के अंडर आने वाले एरियाज़ हैं, इस्लामाबाद या फाटा जो है, उसके अलावा बाकी सब सूबों की जिम्मेदारी है। इसमें डेफिनेटली वफाकी हुकूमत ये कह के ओहदाबरा नहीं हो सकती कि सारा कुछ सूबों को करना है। हाँ। लेकिन अगेन टेक्निकली जब इतना बड़ा PSDP सूबों को लिए भी दिया जा रहा है, सूबों को वफाक का तो सिर्फ 1 ट्रिलियन का है, 1.5 ट्रिलियन के जो है वो सूबों को दिया जा रहा है लगभग डेवलपमेंट फंड्स। तो अब ये सूबों के तमाम सूबों के बजट्स देखना होंगे कि वो तालीम और सेहत और ज़राअत और बाकी चीज़ों पे वो क्या फोकस करते हैं। और इट मस्ट बी हेल्दी कंपटीशन। इस वक्त 3 सूबों पे 3 मुख्तलिफ सियासी जमातें हुकूमत कर रही हैं और इन तीनों सूबों को दिखाना होगा कि वो किस तरीके से, चूँकि इलेक्शन ईयर है, सिर्फ PMLN को इलेक्शन में नहीं जाना है, PTI को भी जाना है, पीपल्स पार्टी को भी जाना है। एंड दिस इज़ अ चांस कि आखिरी साल में वो बताएं कि जी ये हम अपने अपने बजट्स पेश कर रहे हैं और सोशल सेक्टर के लिए हम ये चीज़ें जो है वो करेंगे। जो वफाक का PSDP है, ये क्रेडिट ज़रूर जाता है PMLN गवर्नमेंट को कि 2013 में PSDP का साइज़ था 360 अरब रुपए। आज उसका साइज़ 3 गुना बड़ा हो चुका है, उसकी रिलीजेस भी जा रही हैं। अब हमें सिर्फ ये देखना है कि इम्पैक्ट असेसमेंट की तरफ जाएं कि अगर इसमें इतना पैसा आ रहा है, एलोकेट भी हो रहा है, रिलीजेस भी हो रही हैं, 90% के करीब रिलीजेस हैं इस साल की, तो फिर उसका इम्पैक्ट कहाँ पे आएगा? वो क्वालिटेटिव असेसमेंट्स करना ज़रूरी है कि जो प्रोजेक्ट शुरू किए थे, एक तो उनको टाइम पे कंप्लीट करना। जो मेरा बड़ा खदशा है PSDP के हवाले से, 1 ट्रिलियन का ये दिया गया है, 1 ट्रिलियन के कैरी फॉरवर्ड प्रोजेक्ट्स हैं जो शुरू हुए थे, जो कंप्लीट नहीं हुए। तो हमें पहले कंप्लीट करना होंगे कि 5 साल में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हुए, वरना बहुत से प्रोजेक्ट इकट्ठे शुरू होंगे और सबके सब नामुकम्मल होंगे। मैं लास्ट जुमला शेख साहब आपसे, क्योंकि आपका ताल्लुक भी पंजाब से है, जो अभी हमने 3 शोबों में कि बेरोजगारी है, तालीम और सेहत, उस पर आप क्या देख रहे हैं कि आपकी सारे मुस्लिम लीग नवाज की है सबसे बड़े सूबे में हुकूमत, वहाँ पे कुछ खातिर खा इक़दाम नज़र आएंगे आवाम के लिए? देखिए, एग्रीकल्चर पहले तो ये सब हम तस्लीम करते हैं ना कि 10 साल में सबसे बड़ी ग्रोथ है। ग्रोथ से ही ये जो एम्प्लॉयमेंट होगी ना, वो तो ग्रोथ से ही ये ग्रोथ होगी, तो उसका ट्रिकल डाउन हर चीज़ का इम्पैक्ट आएगा। देखिए, लार्ज स्केल इंडस्ट्री हमारी बड़ी है, हमारी एग्रीकल्चर बड़ी है, हमारा प्राइवेट सेक्टर का लोन जो है वो बड़ा है, नई नई इंडस्ट्रियाँ लग रही हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि हमारा डेफिसिट हुआ है एक्सपोर्ट का, लेकिन इंपोर्ट हमारी बहुत बड़ी है। तो इंपोर्ट भी जो होती है कोई ख़राबी नहीं होती। इंपोर्ट में रॉ मटेरियल आता है, उससे इंडस्ट्री लगती है, मशीनरी आती है। तो ये सारी चीज़ें देखिए, पहली बार पाकिस्तान में 10 साल बाद 5% 5.2 ग्रोथ हुई है, और दुनिया के 10 मुल्क भी नहीं हैं। डॉक्टर साहब इसकी इंडोर्स करेंगे, दुनिया के 200 मुल्कों में सिर्फ 10-12 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने 5% से ज़्यादा ग्रोथ की है, बजाय कि उसको बहुत ज़्यादा हम अप्रिशिएट। हाँ, हम खित्ते में कम है, हमारी होनी तो 7-8% चाहिए। हमारा दिल तो है कि हमारा हो, लेकिन जो कुछ हमने अचीव किया, लेकिन आखिरी बजट आप लोगों ने अपने इस दौरे हुकूमत का पेश कर दिया है, तो जो 9 साल का जो कुछ किया है उसका कितना फायदा अगले इलेक्शन में होता है वो भी देखेंगे। सर, फिर हमने अपना टैक्स रेवेन्यू बहुत बढ़ाया है। चलें, शेख साहब बहुत शुक्रिया, डॉक्टर साहब आपका, मुस्तफ़ा आपका बहुत शुक्रिया। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। ये मुझे थोड़ा सा